अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम लाइव एट 7 में। मैं हूं आपके साथ तंजीला मसर और आज के प्रोग्राम में यकीनन हम बात करेंगे जो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो ज़ल्ज़ला आया बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। 7.8 शिदत बताई जा रही है उस ज़ल्ज़ले की, और आपने विजुअल्स देखे होंगे टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, मीडिया रिपोर्ट्स में कि कुछ जो अजला हैं, कुछ जो इलाके हैं वहाँ पे घर के घर मकानात जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए और पलक झपकने में ज़मीन का नक्शा बदल गया है। और बिलखुसूस अगर गवादर की तरफ जाएं और गवादर के साहिल के सामने कहा यह जा रहा है कि एक जजीरा नमूदार हो गया, और इस वक्त तक जो बदकिस्मती की बात है, जो जहाँ भाग होने वालों की तादाद है उसमें इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मवासलात का निज़ाम भी धर्म भरम हो जाता है। और जैसे जैसे वहाँ से इतलात आ रही हैं, अभी हम मदरसे के देख रहे थे विजुअल्स थे, उसके मलबे के नीचे से तकरीबन 15 से 20 बच्चों की जो लाशें हैं वो निकाली जा रही थीं। वहाँ पे इमदादी टीमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ लोग हैं वो भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दूर दराज इलाका है, कुछ उस इलाके की डायमेंशंस को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। NDMA के जो चेयरमैन हैं मेजर जनरल सैयद अलीम, उन्होंने कोयटा में मीडिया से बातचीत की। उनका भी यही कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम है कोऑर्डिनेट करना तमाम जो मुताल्लिका इदारे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हों, पता हो, तखमीना लगाया जाए कि वहाँ पर इस वक्त किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको ये भी बताते चलें कि दूर अफ्तादा इलाका है और वहाँ इस रिमोट एरिया में सहूलतें वैसे भी नहीं थी, लेकिन जो मकानात हमें तबाह होते हुए नज़र आए ज़्यादातर मिट्टी के बने हुए मकानात थे, और जाँ भाग होने वाले अफराद के साथ साथ जो ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में है। मेडिकल टीम्स की भी वहाँ पे अशद ज़रूरत है। कुछ लोग जो आर्मी के ट्रूप्स के साथ वहाँ पे पहुँच चुके हैं, कुछ जा रहे हैं, और कराची से कहा यह जा रहा है कि ये इलाका ज़्यादा नज़दीक है। हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ इलाका वारान, उनके DCO से भी बात करें और उनसे पूछें कि लेटेस्ट क्या है और कौन सी ऐसी इमदाद है जिसको वो रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नेशनल डिज़ास्टर्स में यकीनन हमारी कौम की जो स्पिरिट है वो हमेशा बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई मोराल के साथ लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर पहले से पता हो कि कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, ज़ाहिर खैमों की ज़रूरत है, लोग बेघर हो चुके हैं, और जैसे मैं कह रही हूँ कि मेडिसिन की ज़रूरत है और मेडिकल टीम्स की ज़रूरत है, कुछ उस पर भी हम रोशनी डालेंगे नाजरीन। और फिर बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, कुछ कुदरती आफात की वजह से आप देख लें कि चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, और फिर जो दूसरा बड़ा मसला है वो यकीनन दहशत गर्दी का है। और प्रोग्राम में हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जद्दोजहद तो हमेशा से जारी थी, लेकिन एक ये भी कहा जा रहा था कि इत्तेहाद नज़र आ रहा है, और वो इत्तेहाद APC की सूरत में भी था, और जो वैसे कंसेंसस पॉलिटिकल नज़र आता है इस पूरी सूरत हाल में उस हवाले से भी था। लेकिन क्या जो मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, 2-4 नाखुशगवार और अफसोसनाक जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद APC में जो होने वाले फ़ैसले हैं उनको रिव्यू भी किया जा सकता है। हुकूमत की जानिब से बड़ा क्लियर है जी कि नहीं, किसी एक वाक़े की वजह से यकीनन वो बहुत अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन जो APC के फ़ैसले हैं या जो एजेंडा पॉलिटिकल लीडरशिप ने मिलकर तय किया है इकट्ठे बैठ के, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर वाहिद यही रास्ता है तो इस रास्ते में ये जो दुश्वारियाँ आ रही हैं और इस रास्ते में भी जो रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है उनको कौन दूर करेगा। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूँ। मेरे इस तरफ मौजूद हैं साहबजादा याकूब साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, MNA हैं, सीनियर रहनुमा हैं। साहबजादा साहब बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। चौधरी मोहम्मद मुनीर अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को ज्वाइन इन करने के लिए। और इस तरफ मौजूद हैं आसिया नासिर साहिबा, JUIF की नुमाइंदगी करती हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। आसिया आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपका बलूचिस्तान से भी क्योंकि ताल्लुक़ है तो आपसे बलूचिस्तान का जो अभी ये हालिया मसला है इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। वदूद जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं नाजरीन, और ये जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बलूचिस्तान से ही आपका ताल्लुक़ है, और इत्तफाक है कि आप बलूचिस्तान से आए हुए थे तो हमने सोचा कि नशिस्त में इनको भी शामिल किया जाए और इनका जो एक्सपीरियंस है वहाँ का उससे फ़ायदा उठाया जाए। तो सबसे पहले अगर आसिया आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, बलूचिस्तान में जो अभी तक सिचुएशन नज़र आ रही है, बार बार जो बात जिस पे एम्फसाइज हो रहा है वो ये कि दूर दराज के इलाके हैं, एक्सेस बहुत मुश्किल है। अगर इन इलाकों की बात करें जहाँ पे ये ज़ल्ज़ला आया है तो रिमोट एरिया है, किस तरह के रास्ते हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्यों इमदादी टीमें पहुँचने में भी अभी वक्त लग रहा है? NDMA की टीम वहाँ पे अभी उस तरह से नहीं पहुँच पा रही, बस आर्मी के लोग हैं जो जवान हैं फ़ौज के वो वहाँ पे काम कर रहे हैं।
بہت شکریہ تنزیلہ. میں سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ بہت ہی نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے ایک دفعہ پھر اس نے ہمارے بالخصوص بلوچستان کے پسماندہ صوبے کو ہٹ کیا ہے. اور کیونکہ آوران اور خزدار اور وہاں پہ جو 6 ڈسٹرکٹس ہیں وہ بری طرح سے اس سے متاثر ہوئی ہیں. بلوچستان میں آپ نے جیسے کہا کہ کمیونیکیشن کا جو ذرائع ہیں وہ متاثر کیوں ہوئی. وہاں پر انفراسٹرکچر اور کمیونیکیشن کے ذرائع تقریباً ہے ہی نہیں. یہ بہت دور افتادہ علاقے ہیں اور جس میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا 7.8 میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی تباہی برپا جو ہے اس سے بھی زیادہ تباہی برپا کر سکتا تھا. لیکن چونکہ وہ علاقے کے لوگ بڑے غریب دور پسماندہ ہیں اس وجہ سے وہاں پہ زیادہ تر کچے مکانات ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی وہ اس طرح کا نقصان جو ہے نہیں ہوا. لیکن یہ بھی 265 جانوں کا چلے جانا ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں نقصان ہے. انفراسٹرکچر نہیں ہے. بلوچستان حکومت کے پاس اتنے ریسورسز اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اتنی ان کے پاس حکومت مشینری میں اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ ان لوگوں تک پہنچا جائے, وہاں پر ایئر لفٹ سروس دی جائے تاکہ وہاں سے زخمیوں کو جلد از جلد نکالا جائے اور ریسکیو ٹیمیں وہاں پر جائیں. کچھ اس طرح کی بھی ایک تو یہ ہے کہ 2005 سے لے کر اب تک دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہر طرح کی آفت ہے. ایک طرف ہم دہشت گردی کی ہٹ لسٹ پر نشانے پر ہیں, دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ 2005 سے لے کر اب تک جو ہے کئی جو قدرتی ڈیزاسٹرز ہیں وہ پاکستان میں آئے ہیں. 2005 کا زلزلہ لے لیں, 2008 کا. اچھا, وہ جو نیشنل ڈیزاسٹرز کو رسپانس کرنے کی ہماری کیپیسٹی ہے اس کو ہم نے کتنا انہانس کیا نہیں, اس پہ بھی واپس آئیں گے. لیکن صاحبزادہ صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گی کمنٹ لینا. اب 271 اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر سرکاری اطلاعات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھاگ ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. 300 کے قریب لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں اور تباہی بھی آپ نے دیکھی ہے ویژولز میں جو ٹی وی اسکرین پہ چل رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں پی ٹی وی کا. اور یہ واقعی بہت دردناک واقعہ ہیں, افسوسناک واقعہ ہیں اور ایسے علاقے میں ہوا ہے جو کہ کافی دور افتادہ علاقہ ہے جہاں کی واقعی کچھ اس میں حکومت کی سستیاں بھی ہوں گی. اس کے علاوہ وہاں کی محل وقوع ایسا ہے کہ وہاں اپروچ کافی مشکل ہے اور ابھی صحیح ڈاٹا بھی کلیکٹ نہیں ہوا ہے کہ کتنے افراد اس سے ڈیتھ ہوا ہے اور کتنے زخمی ہیں. اس کے ڈاٹا بھی مکمل نہیں جمع کیا جا سکا. تو یہ ایک افسوسناک اور اندوسناک واقعہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ صبح تک جو جوان فوج کے جوان وہاں تھے وہاں پہنچ گئے تھے. اس کے علاوہ دوسرے ریسکیو جو ہمارے صوبائی حکومت کی یا فیڈرل حکومت کی وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے. اچھا, وہ راستے کا پوچھیں گے, ودود صاحب ہمیں بتا پائیں گے. لیکن منیر صاحب اگر آپ سے میں جاننا چاہوں, جیسے آسیہ بھی کہہ رہی ہیں 2005 سے اب تک بہت ساری قدرتی آفات کا سامنا رہا پاکستانی قوم کو, اور اس کے علاوہ اگر ترقی کی بھی بات کریں تو دیکھیں جو یہ تصویریں ہیں یہ شاید بہت سارے پول کھول رہی ہیں کہ بلوچستان میں اگر دور دراز علاقوں میں یہ حالات ہیں, اتنی پسماندگی ہے, اور چلیں یہ تو قدرتی آفت ہے لیکن ادروائز بھی آپ کو وہاں پہ وہ پسماندگی بڑی اپیرنٹ نظر آتی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, بلوچستان کا مسئلہ ہمیشہ سے ذرا ٹیڈیس چلا آیا ہے اور خاص طور پر آمروں کے زمانے میں بلوچ اور جو پشتون ہیں ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب زیادتیاں ہوئی ہیں. اتنی بڑی زیادتیاں بھی ہیں جس سے آج بھی دل دہلتا ہے اور کل بھی دہلے گا. چودھری صاحب اگر آپ اجازت قطع کلامی نہ ہو تو یہ ڈی سی او صاحب وہی رکاوٹ رہی ہے ہمارے ترقیاتی کام. اچھا, ڈی سی او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, آواران جو سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ ہٹ ہوا ہے زلزلے میں, وہاں سے عبدالرشید بلوچ صاحب, ان سے بات کریں گے. بلوچ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرشید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک کی کیا صورتحال ہے, کیونکہ جو میڈیا پہ رپورٹس آ رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی ہے آواران میں ہوئی ہے, اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ریسکیو آپریشن اس وقت کس مرحلے میں ہے اور وہ کون سی ایسی اشیاء ہیں, ایسی آپ کو امداد چاہیے, کیونکہ بہت ساری جگہوں سے پلیجز آ رہی ہیں کہ ہم امداد کرنا چاہتے ہیں, لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو کائنڈلی ذرا سچویشن بتائیے گا. ہماری جو نا بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس وقت ان کو شیلٹر دینا, تو الحمدللہ ہمارے اپنے اس سے حکومت سے بھی آ رہے ہیں. اگر کوئی دینا چاہے تو یہ ٹینٹ کی بھی ضرورت ہے ہمیں جی. اس میں بڑے ڈونیشن بھی آ رہے ہیں 200-400 کے. ہماری خود اپنی حکومت کوئی 20,000 کا بندوبست کر رہا ہے کہ پہنچ جائے گا. دوسرا یہ راشن کا مسئلہ, اس میں انشاءاللہ اس میں بھی ہماری وہ ریکوائرمنٹ ہے بیسک. صحیح. عبدالرشید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کوئی اندازہ بتا پائیں کہ کتنی آبادی اندازاً اگر بالخصوص آواران کی بات کر لی جائے تو اس سے متاثر ہوئی ہے؟
मैं तो ये कहता हूँ 1 लाख से ऊपर आबादी मुतासिर हुई है, क्योंकि हमारे 2 तहसील है, तो ये कोई 1.25-2 लाख उसमें ये दोनों मुतासिर हुए, इनका ज्यादा हिस्सा मुतासिर हुआ, ज्यादा नहीं बल्कि मैं कहता हूँ बस मामूली कम बच गया इसमें। मकानात नुकसान हुए, बंदे तो वही 285 तक आ गए, बस खुदा कर यही रुक जाए, लेकिन मैं भी थोड़ा बढ़ जाए। सही। तो जख्मियों का भी यही हाल है। तो क्या वहाँ पे आपके पास जो सहूलियात हैं तिब्बी इमदाद के हवाले से वो काफी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी इब्तिदाई घंटों में हमें जरा मुश्किल पेश आ रही थी, अभी मतलब हर दम बदम हमारा जो है ना वो कुमक आ रही है हमें, मेडिकल साइड से मेडिकल एड भी आ रहा है, डॉक्टर भी आ रहे हैं। अभी हमारे लेडी डॉक्टर का भी एक ग्रुप पहुंच गया है आर्मी की तरफ से, हमारे सिविलियन भी डॉक्टर इंशाल्लाह पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं। अच्छा ये भी बताइए कहाँ ये जा रहा है, जो मीडिया की रिपोर्ट्स को कोट कर रही हूँ कि आर्मी के जो जवान हैं पाक अफवाज के वो तो वहाँ पर पहुँच गए हैं, वो ISPR की तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दस्ते मजीद भी वहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं, लेकिन जो सूबाई हुकूमत में रेस्क्यू के इदारे हैं उनकी टीम्स नहीं पहुँची, क्या ये सच बात है? कहाँ पहुँची है? आपके पास नहीं पहुँची या मुतासरा इलाकों में? ना ये तो देखे ना हमारी रेस्क्यू टीम है, बल्कि हम खुद हैं, हमारी फोर्सिंग एजेंसी है, हमारा जैसे पुलिस है, लेवीज है, ये तो हमारे लिए यही अवेलेबल है। तो वो कौन सी शिकायत है कि जी ये नहीं पहुंचे, बल्कि सबसे हम पहले ही है, खुद इधर मौजूद हैं बाकायदा। सही। तो ये सरासर गलत और वो है, बल्कि मैं कहता हूँ बहुत ज्यादती है इसे मौके पे इस तरह की बात कहना। चलें जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब, DCO अवारान हमसे बात कर रहे थे, और वो जो रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी ऐसा कुछ नहीं है, जो वहाँ पे सिविल इंतज़ामिया के इदारे हैं और जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी मौजूद हैं, पाक अफवाज के जवान भी मौजूद हैं, और वो जो बता रहे हैं शायद जो सूरत हाल अब तक हम देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा की सूरत हाल, वो कह रहे हैं तकरीबन लाख के करीब आबादी है जो ज़्यादा मुतासर हुई है, और 1.25 लाख है, वो 2 हिस्से हैं। जी 2 तहसीलों की वो बात कर रहे थे। अच्छा आप क्योंकि बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, मैं अर्ज करूंगा कि देखे ना, एक तो वहाँ जो है ना मीडिया का पहुंचना वो भी मुश्किल है, मीडिया वाले भी डरते हैं क्योंकि उनको भी कत्ल किया गया। दूसरे इधर वाले लोग जो हैं उनको भी ये उन पर भी हमले होते हैं। उस इलाके की पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो कौम के सामने आ नहीं पा रही। ये पूरी तरह समझ नहीं आ रहा कि उनकी इन नाकामियों में और मायूसियों में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है। क्या वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट्स का है, या वहाँ की इंतज़ामिया का है, या वहाँ के नुमाइंदगान का है? बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, बल्कि जो आपके साथ एजेंसियां मुल्हिक हैं उनके बारे में भी यही है कि वहाँ पे असल तस्वीर है क्या, हालात हैं क्या। सबसे ज़्यादा खबरों में वो उन इलाकों का जिक्र है, सबसे ज़्यादा हम बात उन पे करते हैं, लेकिन रियल पिक्चर हमें पता नहीं है। हमने ज़्यादा हिस्सा जो है ना छुपा रखा है। चलें वदूद साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, बलूचिस्तान से क्योंकि आपका ताल्लुक है, क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं रेस्क्यू टीम्स को ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के हवाले से? इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान का जो रकबा है तकरीबन 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसी हवाले से कि आबादी जब आप देखते हैं तो सिर्फ 65,000 या 65 लाख या 70 लाख। इसी तरीके से मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे जो लोग बहुत कम है, एरिया बहुत बड़ा है। जिस तरीके से DC साहब ने कहा, मैं इनसे इसलिए इत्फाक नहीं करूंगा कि इनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि वो तमाम विलेजेस तक एक हफ्ते में भी वो पहुंच सकेंगे। वहाँ के जो विलेजेस है, कहीं किलोमीटर पे आपको एक विलेज मिलता है, एक विलेज में आपको 10 घर या 15 घर या 20 घर मिलते हैं। फिर आपको जो पहली हुई आबादी है वहाँ पे आम हालात में भी, चूंकि वहाँ पे रोड स्ट्रक्चर जो है, जो आपका कम्युनिकेशन है, वो बहुत ही कमज़ोर है इन एरियाज़ में। दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी हालात भी वहाँ पे इतने अच्छे नहीं है, और लोगों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। वैसे ही इन एरियाज़ में अगर आप वो बात करते हैं, अगर आप मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अगर आप लिटरेसी रेट की बात करते हैं, अगर आप जो मैटरनल हेल्थ की बात करते हैं, या कोई भी मतलब जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो लो है, डिस्करेजिंग, बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग है। जब ये हालात पैदा हो जाते हैं, वो फर्दर वो 10 साल मजीद वो पीछे चले जाते हैं। अब जिस तरीके से DC साहब ने वो कहा कि अगर 20,000 टेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से भी अगर वो वक्त पे आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको वो सपोर्ट दे सकती है। लेकिन इसमें यह है कि अब जिस तरीके से जो इंटरनेशनल डोनर है, जिस तरीके से तुर्की है, UAE है, कुछ और है, इन्होंने भी ऑफर किए हैं।
हमारा मसला पूरे पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे पास डेटा नहीं होता। अब दूसरे ममालिक में आप इंटरनेट में जाके देखें, किसी शहर के किसी विलेज का आपको डेटा सामने आ जाता है। हमारे यहाँ दूसरों मसला के ये पास आता हो सकता है कि बलूचिस्तान का हो, हमारे पास ही हमारे इनफैक्ट यहाँ नहीं मसला ये होगा। है कि जब डिजास्टर आ जाता है फिर हम अच्छा, जाते हैं डिजास्टर कि मैनेजमेंट के ऊपर बहुत काम हुआ, हमने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, 5 स्टार होटल्स के कॉन्फ्रेंस हॉल्स में बैठ के लोग बात भी कर रहे थे, फंड्स भी एलोकेट किए जाते रहे हैं, लेकिन चाहे वो फ्लड हो, जब क्विक रिस्पांस हम देखते हैं तो वो उतना एफिशिएंट नहीं होता जितना उसको होना चाहिए। वजह क्या है? तंजीला, सबसे पहले तो मैं डीसीओ साहब के हवाले से बात करना चाहूँगी कि मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती हूँ। इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास किसी चीज़ का कोई डाटा नहीं है, हमें तो वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड या सोशल इंडिकेटर्स का पता ही नहीं कि वो हाई है, लो है, क्या है। दूसरी बात ये है कि वो एक सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने तो हुकूमत की तर्जमानी करनी है। अगर बलूचिस्तान की हुकूमत में इतनी अहलियत और सलाहियत होती तो आज शायद मैं समझती हूँ कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे होते। लेकिन मैं आपकी बात बताऊँ, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बहुत वर्स है, बहुत ख़राब है। जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे मीडिया पर्सनल्स भी, अब तो ये तो एक वन साइडेड आप पिक्चर देख रहे हैं ना। डीसीओ की बात सुनिए, आप वहाँ के आम लोगों से जाके जब राब्ता होगा उनसे पूछेंगे कि क्या हालात है, फिर आपको बता वहाँ पे मीडिया के लिए पहुंचना, आम लोगों के लिए पहुंचना। दूसरी बात ये, मैं आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जो बात की, इस पे काम नहीं हुआ, इस पे बातें और पेपर वर्क बहुत हुआ है, काम इस पे बिल्कुल नहीं हुआ। 2005 में हमने देखा इरा का बना डिपार्टमेंट बना, उसको बहुत ज़्यादा फंडिंग भी दी गई, बहुत इख्तियारात भी दी गए, लेकिन आज तक वो 2005 के जो ज़ल्ज़ले के ज़रकान है, विक्टम्स है, वो अभी तक इस तरह दर पर दर हैं। सैलाब का आप देख लें, बलूचिस्तान में जो 2010 और 11 में जो विक्टम्स है, अब तक उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। हर जगह पे इसी तरह है। तो फिर हम कैसे कहना, यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी है ही नहीं। हम वो कौम है और हमें पता है, शायद अब तक हमने रियलाइज नहीं किया कि पाकिस्तान में एक इमरजेंसी है, यहाँ पर किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। अच्छा, एक जो बड़ी बुरी इसमें बात है ना, वो मैं ऐड करूंगा कि मसला ये होता है हमारे, आप जिस तरह पीडीएमए है बलूचिस्तान की या किसी भी प्रोविंस की आप ले लें, वहाँ जो डीजी आता है वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आप उनको ट्रेन करते हो, आप उनको मतलब जिस तरीके से आपने कहा ट्रेनिंग देते हो इस्लामाबाद में या वहाँ, उनको एक प्लान देते हो, प्लान ऑफ एक्शन आप उनको देते हो। बाद में 2 साल के बाद पता चलता है वो वहाँ से ट्रांसफर हो गया। हमारी ब्यूरोक्रेसी तो खैर पूरी की पूरी ऐसी है कि किसी और जगह पे बैठती है और फिर उसके बाद कहीं और चली जाती है। हमारे इदारों की एफिशिएंसी की क्योंकि बात हो रही है साहबजादा साहब, तो हम काफ़ी जगहों पे ये भी देखते हैं कि पैरेलल इदारे बना दिए जाते हैं एक ही काम करने के लिए। 3-4 जब मुख्तलिफ इदारे होते हैं तो वो सारे, आपको याद होगा जब ज़ल्ज़ला आया था और अभी जब फ्लड्स आए थे, तो जहां हम फ़ोन करते कहते थे नहीं हमारा काम कोऑर्डिनेशन है, आपको सही शायद समझ नहीं है, हमारे पास दस्ते तो नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज तो नहीं है। तो ये आपको लगता है ये भी एक प्रॉब्लम है? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है इसने तो कुछ भी नहीं किया है। हमारे इलाके में 2010 का सैलाब जो आया था, अब भी जो बिल्डिंग ख़राब होंगे, जो स्कूल ख़राब हुए हैं, जो हॉस्पिटल ख़राब हुए हैं, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स वो ख़राब हो गए हैं, सब वैसे ही पड़े हैं अभी तक। और मैं आपको बिल्डिंग के तकरीबन 70 स्कूल्स ये अब भी हमारे यहाँ वीरान पड़े हैं, जिस पे बिल्डिंग उसके ख़राब हो गए हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मैंने फ्लोर पे भी ये बात उठाई थी कि आफ्टर जितना डिज़ास्टर मैनेजमेंट जितना खर्च किया है उसने, उसकी तफसील बताया जाए कि कहाँ उसने किया है, क्या बनाया है उसने। तो ये तो एक बहुत ट्रेजेडी है कि बाहर से फंड्स भी आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ज़रिया, वो खर्च भी हो जाता है, लेकिन ये पता नहीं लगता कि कहाँ लग गया, उससे क्या बन गया और इससे क्या फ़ायदा। लेकिन ये बड़ा शोर हम लोग कर लेते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जब इस तरह का कोई हादसा या साहना या वाक़या होता है तो उसके ऊपर तो मतलब मीडिया भी बोलना शुरू हो जाता है, आप लोग भी बोलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम ऐसी कौम है कि अगले दिन कुछ और वाक़या हो जाता है तो हम उसको पीछे छोड़ के फिर उस पर बोलना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि हम फॉलो अप भी नहीं करते, कुछ हमारी भी हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा इदारों की भी कसूर है। हमारे बिल्कुल पार्लियामेंट का भी ये है कि पार्लियामेंट में हर रोज़ एक नई बात पे बात होती है, और जब दूसरे रोज़ आते हैं तो हम पुराने बात को, वो दूसरे दिन की बात को भूल जाते हैं, अगले दिन के बात को भूल जाते हैं। और खबरों का बड़ा फ्लो है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। लाइव एट 7 में मजीद भी बात करेंगे कुछ बलूचिस्तान की और फिर तालिबान की। हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, आपको वेलकम बैक कहेंगे प्रोग्राम में। बात हम कर रहे हैं बलूचिस्तान में आने वाले ज़ल्ज़ले के हवाले से। नुकसानात भी बहुत हैं और शायद मीडिया ज़ाहिर है लम्हा बलम्हा वहाँ पे जो भी लेटेस्ट है उसके हवाले से आपको अपडेट भी कर रहा है। इसके बावजूद हम आपके साथ यही शेयर करेंगे कि वहाँ पे जो जाँ बहक होने वालों की तादाद है उसमें भी अभी तक ये कहा जा रहा है कि इजाफे का खदशा है। जैसे मेरे मेहमान भी बता रहे हैं कि बहुत फैले हुए इलाके पे, रकबे पे वो आबादी है, छोटे छोटे गाँव हैं और कई किलोमीटर का फासला एक गाँव से दूसरे गाँव में। तो शायद अभी तक जो इंतज़ामिया है वहाँ पे या जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनका एक्सेस हर जगह पे हो गया है। इसके ऊपर बहुत सारा सवालिया निशान है। बात क्योंकि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी कर रहे हैं, जब इस तरह की कोई आफत आती है तभी आपका ये टेस्ट केस होता है कि आपने जो पीछे आने वाली कुदरती आफात थी उनसे क्या सीखा है। शायद मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि 100% मायूसी का इजहार कर देना चाहिए, लेकिन जितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। फॉलोअप की बात हो रही थी चौधरी साहब कि हम इतनी खबरें हैं हमारे यहाँ, छोटी सी खबर को भी हम इतनी बड़ी खबर बना देते हैं कि फिर सारी कौम, सियासतदान, जर्नलिस्ट, हर बंदा उसके पीछे लग जाता है और हम भूल जाते हैं कि जो काम कहीं एलोकेट किया गया फंड था या किसी इदारे के सुपुर्द किया गया था वो काम अब कहाँ पहुँचा, उसको कौन जाके मॉनिटर करेगा। मोहतरमा, बात यह है कि हमें तनकीद का शौक सबसे ज़्यादा है। आपके ये जो मीडिया पर जितने भी प्रोग्राम आते हैं सबसे पसंदीदा प्रोग्राम वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, या लड़ाई हो रही हो आपस में और या उसमें हुकूमत पर तनकीद हो रही हो। ये हुकूमत 3 महीने की है अभी, तो मैं बस तनकीद नहीं करता, मैं अपनी बहन से पूछता हूँ। नहीं, किसी हुकूमत पे तनकीद तो नहीं कर रहे, हम तो अपने मिजाज की बात कर रहे हैं। मैं एक बात करता हूँ, इनको हुकूमत तो वहाँ मिली अपना बलूचिस्तान में और सरहद में सन 71 में मिली जमीयत को, और 71 से लेकर अब तक कई बार ये हुकूमत में जा चुके हैं। तो इनको ज्यादा बेहतर पता है कि हालात वहां के ऐसे के वैसे क्यों रह गए। हालांकि नुमाइंदों के हालात बहुत बेहतर हो गए, मगर इलाके के हालात क्यों इतने खराब हुए। सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, जब तक नुमाइंदे को ये ख्याल नहीं होगा कि मेरे हल्के के, मेरे इलाके के हालात मुझसे बेहतर होने चाहिए, मेरे घर से बेहतर होने चाहिए, तब तक तो नहीं हालात बदले। आप देखिए ना जी, इतनी ज्यादा खबरें आ रही हैं आसिया, इतनी खबरें आ रही हैं कि इतना बड़ा पैकेज था। वैसे तो उसको पैकेज कहना जाहिर है बलूचिस्तान का हक है कि, लेकिन उसको पैकेज कोई एज सच इंसेंटिव तो नहीं था, उनका राइट था। वहाँ पे फंड्स एलोकेट किए गए, लेकिन ऑन ग्राउंड काम नहीं हुआ। जो एनएफसी अवार्ड में जो शेयर है वो 5% से बढ़ा के 9 पॉइंट समथिंग। और वो जो आपके पार्लियामेंटेरियन से कोयटा के, वो कहते हैं कोयटा शहर में भी सड़कें जो है वो नहीं बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बिल्कुल वो ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है, मैं इससे एग्री करूंगी और मैं अननेसेसरीली डिफेंसिव नहीं होती हूँ। लेकिन ये कि 1971 से अब तक हमारी पार्टी अगर कई दफ़ा हुकूमत में देखी है तो मुकम्मल तौर पर नहीं रही है, वो हमेशा अलायंस हुकूमत में वो ये कह रहे हैं कि आपको हालात का बेहतर आइडिया है। इसलिए मैं बताऊँ आपको कि हमारी पार्टी के जो इलाके, इनको भी पता होगा, जो पश्तून बेल्ट के इलाके हैं या जहाँ पे मेरी पार्टी की ज़्यादा नुमाइंदगी रही है, वो इलाके जो हैं वो बलूचिस्तान के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता इलाके हैं। वहाँ आप देखेंगे कि किली तक आपको रोड, बिजली, पानी की तमाम सहूलियात मिलेंगी। लेकिन यह है कि बाकी जो पार्टीज हैं उनकी जिम्मेवारी तो हम नहीं ले सकते या उनको तो हम वो डिफेंड नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये पार्टी पोजीशन से अलावा ओवरऑल एक सोच की भी बात है। आपसे आखिरी कमेंट बलूचिस्तान के हवाले से, बहुत बात होती है पॉलिटिकल, जितने हमारे लीडर्स हैं जो तकारीर करते हैं वो बलूचिस्तान को मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, कौमी धारे में बलूचिस्तान की आवाम को शरीक करेंगे। वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस हैं, ज़ल्ज़ला चलें खुदा की तरफ से एक आफत आ गई, लेकिन ऐसी चीज़ें एक्सपोज भी कर देती है ना कि सूरत हाल बेसिकली है क्या। इसमें यह है कि बलूचिस्तान के एक तरफ तो उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो साहिल है, चाहे वो माइनिंग है, चाहे कोई है। दूसरी तरफ जब वहाँ पे वो सोशल इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं वो बहुत लो हैं। और फिर यह है कि जब वो बंदे, जो आम बंदा होता है, वो जो अपने इलाके से आता है, कोयटा में या इस्लामाबाद या लाहौर, यहाँ पे देखते हैं, डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेट होता है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं और ये किस दुनिया में रह रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इसमें कसूर किसका है उनका होने का। उसमें यह है कि सिर्फ ये नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट का, सिर्फ ये नहीं है कि जो वहाँ के नुमाइंदे हैं उन्होंने क्या किया है। ये भी सोचने की बात है कि अगर उनके पास फंडिंग आई है तो वहाँ पे क्या हुआ है, कितनी वो हुई। अभी जब अंग्रेज होते थे, वो अगर किसी सरदार को कोई किसी मद में कोई फंड देते थे या लेवीज देते थे, उनको टारगेट भी देते थे साथ कि मैं आपको ये इंसेंटिव दे रहा हूँ, मुझे ये टारगेट आपसे अचीव करनी है। ठीक, यहाँ पे मसला ये है कि 5000 आपने जॉब्स दिए बलूचिस्तान को,
उसका आउटकम क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या उससे वो अगेन वही कि फॉलो अप नहीं है। नहीं, फॉलो अप के अलावा वहाँ पे आप इंसेंटिव देते हो कुछ मखसूस लोगों को, वो जो आपके मिनिस्टर्स है, जो एमपीएज है, जो सरदार है, जो कि ऑलरेडी उनके पास सब कुछ। मेरा ख्याल है एक नेकी तो पार्लियामेंटेरियंस ये कर सकते हैं कि ये जो अफराद के हाथ में जाता है ना फंड, उसको तो मेरा ख्याल है आप लोग खत्म ही कर दें कि इदारे होने चाहिए और मजबूत इदारे होने चाहिए। लेकिन चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ज़ाहिर है बलूचिस्तान पे काफ़ी बात करने को है, लेकिन हमारी तरफ से ताज़ियत उन तमाम ख़ानदानों के साथ जहाँ पे बहुत सारे अफराद, बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाय हुई हैं, और कोशिश हम भी करेंगे कि वहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो पीटीवी की स्क्रीन से आपको हम बताते रहें, और वहाँ पे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन अशिया की ज़रूरत है, उसके हवाले से भी आपको याद दहानी बार बार करवाते रहें। अगर तालिबान की बात करें, और बहुत बड़ा कर्ज है इस वक्त, ज़ाहिर है वॉर ऑन टेरर, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, जानी नुकसान भी, माली नुकसान भी, और नफसियाती तौर पे भी अगर आप पूरी कौम को देखें तो शायद इतनी उलझनों का शिकार हैं, इतने कंफ्यूज्ड हैं और इतने इनसिक्योर हैं, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है वो वैसे ही आपको हर वक्त आप डरे डरे कहीं जा नहीं सकते, कहीं निकल नहीं सकते। अमाम बारगाहें, मस्जिदें, चर्च, मंदिर कुछ भी जब सिक्योर ना हो तो वो नफसियाती तौर पे जो नुकसान हुआ है हमारी पूरी कौम का, जो मिजाज बदला है, वो भी बड़ा अपेरेंट है। साहबजादा साहब, बिल्कुल बराह रास्त सवाल यही कि आपको भी लगता है कि जो मुज़ाकरात के हवाले से फ़िज़ा बनी थी और फिर उसके बाद जो वाक़यात हुए हैं उस फ़िज़ा में कोई तब्दीली आई है? हुकूमत की जानिब से तो है कि नहीं हम करेंगे मुज़ाकरात, आप क्या कहते हैं? ये हैं कि काफ़ी दर्दनाक वाक़या हुआ है, ये जो चर्च में धमाके हुए हैं, तो इस पर पूरा कौम और सबको परेशानी है। लेकिन हम कहते हैं कि इसके बावजूद डायलॉग के प्रोसेस जो है उसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर अदरवाइज़ कोई इक़दामात करते हैं और करके आए हैं अभी तक, तो इसकी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। मुज़ाकरात भी तो हमने बहुत बार किए हैं। मुज़ाकरात एक्चुअली जो सही तरीके पे मुज़ाकरात हैं या जिस प्रोसेस से वो करना चाहिए अभी तक वो नहीं हुए हैं, तो इस पर शुरू करना चाहिए, फिर पता लग जाएगा कि कौन फरीक डायलॉग करना चाहते हैं और कोई नहीं करना चाहते हैं, तो उससे बाद पता लग जाएगा। ये जो पीसी का मीटिंग हुआ था, इसकी फ़ौरन बाद डायलॉग का प्रोसेस शुरू करना चाहिए था, तो इससे पता लग जाता कि कौन लोग, क्योंकि उन लोगों ने भी फिर वेलकम किया था पीसी के डिसीजन को कि अच्छा डिसीजन है, डायलॉग होना चाहिए, तो इसकी लेकिन उसके बाद फिर खामोशी हो गई। तो मैं कहता हूँ खामोशी तो नहीं हुई, इतने बड़े बड़े धमाके हुए, फिर मतलब खामोशी तो नहीं हुई उधर से। तो आप देखें ना कि हमले पे हमला और वर्बली भी वो कह रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि ये प्रोसेस शुरू करना चाहिए था फौरन बाद। फॉर्मल जो उनके साथ राब्ता होना चाहिए था, चौधरी साहब बार बार ये पॉइंट रेज किया जाता है मुख्तलिफ फोरम से कि वो फॉर्मल राब्ते क्यों नहीं किए गए, और अगर किए गए तो उस हवाले से कोई अपडेट्स नहीं है, लोगों को पता नहीं। एपीसी के बाद जी एपीसी के बाद तालिबान के साथ किसने राब्ता करना था? बहुत सारे लोग आगे कहते हैं मैं जामन हूँ, मैं जामन हूँ। मोहतरमा बात यह है कि ये इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं, कुछ तकरीबन 65 के करीब हैं। 65 के करीब जो ग्रुप हैं ये कहाँ से आए? हमने इनको प्रमोट किया, मुख्तलिफ फिरकों ने प्रमोट किया, फौज ने प्रमोट किया, क्या क्या नहीं किया हमने। जब वो लोग उनके महाज खत्म हो गए, ये घरों को आए, इनको सोसाइटी ने कबूल नहीं किया। उनका मेंटल स्ट्रक्चर और था, तो सोसाइटी में ये एडजस्ट ना हो पाए, फिर वापस हुए और राह मुसाद और FBI के हत्थे चढ़ गए। अब जो लोग उनके खाते पर पलते हैं वो उनके मकासद पर चलते हैं। चले आप बार बार कहते हैं 65 ग्रुप्स हैं तो 18 करोड़ आवाम है, इतनी बड़ी मुंतखब पार्लियामेंट है, तो कुछ ना कुछ तो करना है ना, कोई फॉर्मल कर रहे हैं, वो सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है। ये को मियाँ साहब ने तो खुद नहीं करना था, उनके लोग सब कर रहे हैं। ये सब लोगों से राब्ते हैं और उन राब्तों में आप कह रहे हैं कि बढ़ रहा है आगे यहाँ। हाँ, ये प्रोसेस बढ़ रहा है। अच्छा, JUIF क्योंकि काफी सारे जो ग्रुप है ना वो एग्रीड हैं, स्वाय 3-4 के, बाकी सब एग्रीड हैं। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये बेहतर होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये मुज़ाकरात हर कीमत पर ज़रूरी है। आपको सुलह हुदैबिया का एक वाक़या याद कराता हूँ कि उस वक्त क्या हालात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सारे लश्कर को रोक दिया गया था कि आपको हम हज नहीं करने देंगे। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप सही रेफर, और फिर सही मिसाल है ये। लेकिन और उस वक्त के सारे हालात सामने रखें, इतने गंभीर हालात थे कि सारे के सारे सहाबा नाला थे।
کہ یہ نہیں ہونا چلیں چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہر صورت میں ہوں گے. آسیہ آپ کی جماعت آپ کے لیڈر اس میں بہت ایک مرکزی اہمیت رکھتے ہیں. مولانا صاحب جب پہلے بھی طالبان کی جانب سے بھی کچھ انیشیٹوز ہوئے تو کچھ لوگوں پہ انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا, مولانا صاحب کا نام بھی تھا اس میں. کیا سٹانس ہے, پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے جی, ہماری پارٹی کا موقف تو ہمیشہ سے مذاکرات پر ہی رہا ہے, اور پچھلی حکومت میں بھی مولانا صاحب نے بہت دفعہ حکومت کو پیشکش کی تھی کہ ہم جو ہے ریکنسلیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت اور طالبان کے درمیان میں. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی حکومت ختم ہونے سے کچھ ماہ پہلے جو ہے ایک امن کانفرنس جو ہے جمعیت علماء اسلام اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے بلوائی تھی, اور اس میں بھی کچھ جو ہے ریکمنڈیشنز, اس میں بھی کچھ جو ہے معاہدے کیے گئے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت نے پھر اس کو پس پش ڈال دیا سرد خانے میں, اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا. اور اب بھی اے پی سی ایل جب ہوا تو چاہیے یہ تھا کہ مذاکرات کا جو عمل جو ہے اس کو فوری شروع کر دینا چاہیے تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب اے پی سی ایل ہوئی, تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آئی, تو اس کے جو اثرات ہیں, کانسیکوینسز, ان کو بھی کیلکولیٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ بہت ساری ایسی قوتیں بھی ہیں جو کہ نہیں چاہیں گی کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو, اور وہ نہیں چاہیں گی کہ پاکستان میں امن قائم ہو. بہت سارے جو طاقتیں ہیں ان کے ویسے اگر ڈائریکٹ رابطہ ہو, چاہے 65 ہیں, چاہے کہہ لیں 100 گروپس ہیں, لیکن ظاہر ہے 100 گروپس اسی پاکستان کی حدود میں رہتے ہیں, 18 کروڑ کی عوام ہے. ویسے تو ہمارے پاس اپنے عوام کا بھی ڈیٹا نہیں, سینسس ہی نہیں ہوا ہوا, چلیں 100 گروپ مان لیتے ہیں. لیکن اگر ان کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا متعلقہ اداروں کا, متعلقہ لوگوں کا, یا جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان حلقوں پہ, شاید چند پہ رکھتے ہوں, چند پہ نہ رکھتے ہوں, براہ راست رابطہ ہوتا تو یہ بیچ کی جو کنفیوژنز ہیں اور یہ جو میڈیا کے ذریعے میسیجنگ ہے, یہ اس کی وجہ سے نقصان پہنچا. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں, جب بھی کوئی ملک میں مذاکرات اور اس طرح کی اہم پیش رفت ہوتی ہے, اس وقت پاکستان جو ہے وہ چاہے ہم کہیں کہ ہمیں اس جنگ میں دھکیلا گیا ہے, جو بھی ہے, اب تو یہ جنگ ہے اور ہم لڑ رہے ہیں اس کو, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ضروری اس چیز کی ہے کہ ہم بلا ضروری جو ہے نا, غیر ضروری جو سٹیٹمنٹس ہیں ان سے بھی اجتناب کریں, تاکہ ہم جو ہے اس طرح کے جو امن کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کو سبوتاژ نہ کریں, چاہے یہ میڈیا کا کور ہو, چاہے اس میں ہماری سیاسی جو کور ہے وہ ہے, یا سول سوسائٹی ہے. تو میں سمجھتی ہوں ہمیں حکومت کو, اور اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پر ہیں تو انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات, نہیں بالکل پوائنٹ سکورنگ, اور اس کو پولیٹیسائز نہ کرے. دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے, لوگوں کی حفاظت کا ہے. چرچ کا جو اندوناک واقعہ, یہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اقلیتوں کے ساتھ بدترین جو ہے ثانیات, اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہمارے دل جو ہے وہ بہت زخمی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں کہوں گی کہ مذاکرات ہی رستہ ہے. ہم 9 سال بھی لڑتے رہیں گے, 10 سال آپ آپریشن کریں گے, 20 سال کریں گے, آخر اس کا اختتام مذاکرات پر ہی ہوگا. میڈیا کی یہاں پہ بات ہوئی ہے کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں, اور ظاہر ہے بلوچستان کی صورتحال اٹسیلف ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, اور وہ طالبان سے مذاکرات مطلب ہوں گے کب, کون کرے گا؟ اس میں مختلف پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں, جس طرح کہا گیا ہے کہ اس طرح سچویشن میں مذاکرات یہ نہیں ہوتے کہ آپ میڈیا کے کسی ٹیبل پہ بٹھا کے یا لوگوں کو بتا کے, ہو سکتا ہے کہ مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چرچ کے واقعے سے پہلے بھی کافی لوگ ایسے تھے جو کہ مذاکرات کے خلاف تھے, کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم 10 سال سے, ایک ڈیکیڈ سے زیادہ لڑے اپنے ساتھ, اور 20 سال ہم یو ایس اے کے لیے لڑتے رہے. 20 سال 30 سال یہ جو یہاں پہ جتنے آپ کے فاٹا اور وانا کے, نہ وہاں پہ اسکول تھے, نہ اپنے وہاں پہ مدرسے کھولے, وہاں پہ لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں تھا, نہ ٹریننگ تھی, نہ ان کے پاس کوئی اسکل تھا. ابھی پھر اگر ہم ایک 10 سال ہم لڑیں, مزید ایک 10 سال ہم لڑیں گے, وہاں سے جو نیکسٹ جنریشن ہوگا, تو نیکسٹ جنریشن اس کے پاس کیا اسکل ہوں گے؟ ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہوگا. اس کے پاس خدا کرے راہ آ جائے, خدا کرے موساد آ جائے, اس کو اگر مہینے کے 10,000 بھی دے گا وہ لڑتے رہیں گے. تو یہ اگر ہم نے واقعی وہ کرنا ہے, ہمیں یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ میڈیا پہ بیٹھے لوگ بیٹھ کے یہاں پہ اے سی رومز میں بیٹھنا اور یہ کہنا کہ لڑائی ہونی چاہیے, یہ بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن ہمیں وہ سوچنا چاہیے وہاں پہ جو بچے ہیں, جو خواتین ہیں, وہاں کے مقامی لوگوں نے 10 سال سے وہاں پہ جو خواتین اور بچوں کا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کو کوئی فیسلٹی نہیں دی گئی. اچھا, کچھ کوارٹرز ہیں جن کی بار بار بات کرنی پڑتی ہے. جماعت اسلامی کا بھی اپنا ایک اثر و رسوخ ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مذہبی حلقے ہیں وہ اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کی جماعت کیا سوچ رہی ہے؟ آپ کی جماعت حکومت کو سپورٹ کرے گی مذاکرات کے لیے؟ بالکل جی, وہ اے پی سی میں شریک تھی, اور اے پی سی میں بھی اس نے ڈائیلاگ کو سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد منور حسن صاحب کا بیان بھی بار بار آیا ہے, ہمارے امیر جماعت اسلامی کا, اور اس نے کہا ہے
کہ چرچ کا واقعہ انتہائی اندوہناک ہے، جس نے بھی کیا ہے وہ مجرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈائیلاگ کا عمل آگے بڑھانا چاہیے اور ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یہ جو کچھ لوگ اس کو ریلیٹ کر رہے تھے چرچ کے واقعے کو اور مذاکرات کو، جیسے چودھری نثار صاحب نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس سبوتاج کرنے کی کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کو آپس میں ریلیٹ کر کے یہ نہ کہا جائے کہ پالیسی کو ریویو کیا جائے. آپ بھی اس کی تائید کریں گے؟ ہاں جی، ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اس لیے کر سکتا ہے کہ یہ جو عمل ہے ڈائیلاگ کا، اس کو سبوتاج کرے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، مشورہ کرے، اور جب آپ مشورہ کرے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے جائیں. تو ہمیں آگے جانا چاہیے، ڈائیلاگ کا عمل کو اپنانا چاہیے اور ڈائیلاگ کو کرنا چاہیے. اس کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو اس پہ دوبارہ APC کو بلانا چاہیے. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مذاکرات کے لیے جائیں گے، ظاہری بات آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے وہ گروپس ہیں، وہ 65 میں سے 25 ہیں جو مذاکرات کے حامی ہیں، 30 ہیں جو حامی ہیں، جو نہیں ہیں ان کے حوالے سے آپ دوبارہ بیٹھ کے مشاورت کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہے اس وقت پوزیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دینی جماعتیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں یا عام آدمی ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ سب جو ہے نا وہ ایک ہیں. اس واقعے سے نقصان بہت ہوا، بہت بڑی بربریت ہوئی ہے پشاور واقعے سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قوم ایک ہو گئی ہے. اس دہشت گردی کے خلاف قوم کا پوائنٹ آف ویو ایک ہو گیا ہے اب. تو میں یقین کرتا ہوں کہ یہ سب لوگ مل کے جب کریں گے نا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو 2-4 گروپ جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہوں گے وہ چٹے ننگے آ جائیں گے سامنے. تو امید ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے گا، اگر نہ آئے گی تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا، ایک جو حاج صاحبزادہ صاحب سے جو میں بات پوچھنا چاہ رہی ہوں، جو وہاں کی جو کمیونٹی ہے، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، ظاہر ہے آپ دیر سے ہیں، سوات میں اتنا بڑا پہلے بھی آپریشن ہو چکا ہے، اور وہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس طرح سے لوگ واپس، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ڈسلوکیٹ ہونا اور واپس جانا، یہ بھی مثال شاید تاریخ میں نہیں ملتی. بڑے اچیومنٹ ہے. کیا احساسات آپ کو وہاں پہ نظر آتے ہیں؟ عام آدمی کیا سوچتا ہے اس سارے طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے، جتنی بھی ایکٹیویٹی پولیٹیکل حلقوں میں ہو رہی ہے؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ وہاں کے عوام، وہاں کے جتنے بھی عام لوگ ہیں، سب اس کی قائل ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں تو ابھی آرمی ہے اور آرمی ابھی تک وہاں موجود ہے. اس کے بعد اگر چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ڈائیلاگ ہی مسئلے کا حل ہے. تو وہ عام لوگ بھی چاہتے ہیں، ہمارے سیاسی قائدین جتنے بھی ہیں، جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہاں کی، سب چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو. جب سب چاہتے ہیں آسیہ، تو ابھی تک ہمیں مطلب پھر وہی بات، میں اس پوائنٹ کو بالکل سیکنڈ کر رہی ہوں کہ ہو رہے ہیں رابطے اور پروسیس چل پڑا ہے، لیکن بار بار جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ کون کرے گا، اتنے گروپس ہیں، کس کے ساتھ بات کرنی ہے، کس کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے. کیا یہ میڈیا کی وجہ سے ہو گیا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو ساری باتوں کا پتہ ہو؟ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمیں غیر ضروری جو ہے اسٹیٹمنٹس ہے، چاہے پولیٹیشینز ہے، میڈیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بننا چاہیے. جو پالیسی میکرز یا لیجسلیٹرز یا ہائی لیول پہ، جس میں ہماری فوج بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی فیصلے لیں گے وہ یقیناً عوام کو کانفیڈنس ملیں گے. کیونکہ ہم نے سوات میں بھی دیکھا کہ جب تک فوج کے پیچھے پوری عوام جو ہے وہ یونائٹڈ نہیں کھڑی تھی تو فوج بھی کامیاب نہیں ہو سکی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب اگر 18ویں ترمیم، 20ویں ترمیم یا 21ویں ترمیم سب کنسنسس کے ساتھ اتنی بڑے لیول پہ ہو سکتی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ APCL میں یہ ساری ٹرم TORs جو ہیں یہ ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں کہ جی کس سے مذاکرات کرنے ہیں، کون کرے گا، کیسے کرے گا. یہ سب وہاں پر میرے خیال میں کوئی اس میں دقت نہیں ہے، ہو سکتے ہیں. یقیناً اس میں بہت سارے مسائل آئیں گے، بہت ساری مشکلات آئیں گی، اور بہت سارے خدا نہ کرے اس طرح کے سانحات جو ہیں ہم ان سے بھی دو چار ہو سکتے. تو میں سمجھتی ہوں ان سب چیزوں کو ہمیں پہلے سے ناپ تول لینا چاہیے. لیکن ایک چیز، پہلے سے ہی اگر ہم رزلٹ بنا لیں کہ جی مذاکرات ناکام ہو جائیں گے، یہ ہے وہ ہے، تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپریشن بھی ناکام ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے کتنے سال کارپیٹ بومنگ تک کر دی وہاں پہ تورا بورا میں، اور کیا ہوا؟ وہ سارے ٹیررسٹ اور وہ جو تھے وہ سب جو ہے بھاگ کر وہ یہاں پر آ گئے، اور پھر انہوں نے ہمیں سیف ہیونز کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتی ہوں پھر یہی ہوگا. آپ نے دیکھیں سوات میں بھی آپریشن ہوا، لیکن کیا مکمل طور پر وہ علاقہ تو کلیئر ہو گیا، لیکن وہ لوگ بھاگ کر کہیں اور پناہ لے لی انہوں نے.
तो ये तो चलता रहेगा, ये फिर वही है कि जनरेशन से जनरेशन बढ़ती रहेंगी। तो ज़रूरत हमें है कि हम जो है उनको मुज़ाकरात के टेबल पर लेकर आए हर हालत में, हमें चाहे इसके लिए जो है कोई भी कीमत अदा। आप ये कह रही हैं कि पहले से फिजा नहीं बनानी चाहिए कि बिल्कुल क्या होने चाहिए। बिल्कुल। अभी भी हम उसी सवाल पे हैं जब तमाम जी एक बात तो मैं कहना मुज़ाकरात जो है ना वो मीडिया के कैमरे के सामने नहीं बिल्कुल होंगे, होंगे। और आपको और मीडिया को सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त इंतजार करने करना पड़ेगा, पड़ेगा कि इंतजार क्या करना फैसला होता है। पड़ेगा, जी कौम को भी मैं करना ये अर्ज़ पड़ेगा। करना चाहता था कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ आजमाइशों के जद में है। कोई ह्यूमन मेड डिज़ास्टर हैं जैसा पेशावर में हुआ, कोई नेचुरल डिज़ास्टर है जैसे बलूचिस्तान में हुआ। तो एक तो पूरा कौम को अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और पार्लियामेंट को भी, हुकूमत को भी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए कि अल्लाह ताला इसका जो अल्लाह ताला के पास पूरा इख्तियार है और रास्ता निकाल दे। दूसरा, कौम इस वक्त बिल्कुल यकसू है, जैसा उन्होंने बताया कि कौम पूरा यकसू है इस बात पे कि डायलॉग करना चाहिए। फिर इससे बेहतर क्या फिजा होगी कि आगे क्या बढ़ना? बिल्कुल जी, तो आगे बढ़ना चाहिए। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर लूँ कि इसमें जो पाकिस्तान तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका एक ही लीडर है और वही अम्ब्रेला तंजीम है। मतलब बाकी तो अगर कोई कह रहे कि 30 है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज अगर 30 है, कल 40 होंगे, 50 होंगे। जहाँ पे मुज़ाकरात होते हैं वहाँ पे गिव एंड टेक होता है, तो ग्रुप्स मजीद बनेंगे। लेकिन यह है कि एक ग्रुप जो कि एक ही लीडर है, हमें पता है कि वो कौन है, अगर उनसे मुज़ाकरात किए जाए, अगर उनसे मुज़ाकरात कामयाब होता है, बाकियों को गवर्नमेंट के लिए वो डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे ग्रुप्स भी है जो कि तालिबान का नाम इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से मुख्तलिफ फंडिंग लेती हैं। क्रिमिनल्स भी हैं। गवर्नमेंट को दोनों ऑप्शन वो इख्तियार करने होंगे एट द एंड जाके। लेकिन एटलीस्ट ये है कि जो टॉप लेवल के हैं, अगर उनको वो हो जाता है, अब जिस तरीके से इवन ये है कि जो मुला अब्दुल गनी ब्रदर को जब छोड़ा गया, उनका मुला उमर के सेकंड थे वो, और ये जो यहाँ के जो तालिबान है वो अभी भी अपने अमीर मुला उमर को समझते हैं। तो मतलब ये चैनल होते हैं मुख्तलिफ, लेकिन यह है कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए और एटलीस्ट हमें थोड़ा सा वो सेंसेबल नेशन के तौर पे वो बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है जो थोड़े दिनों के बाद फिर बात हम जब से मेरा ख्याल है एपीसी हुई है और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और पार्लियामेंट के फोरम से भी हर जगह पे ये बात हो गई, तमाम आपकी जमात, इनकी जमात, आपकी जमात और बाकी जमातें, पीटीआई, एमक्यूएम, सब ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। फिर भी हम उस पर सवालिया निशान लेकर बैठे हुए हैं कि होंगे कि नहीं होंगे। अब ये वाकया हो गया तो होंगे कि नहीं होंगे, ये नहीं होना चाहिए। आखिरी कमेंट आपसे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है कि होंगे नहीं होंगे, ये होंगे इंशाल्लाह ताला होंगे। और मेरा ये यकीन है कि खुलूस के साथ पूरा सियासी क़यादत और पूरा कौम जब इसमें खुलूस हैं, इस वक्त जब हम महसूस करते हैं तो काफ़ी यकसुई है और ये वो काफ़ी मुद्दत, काफ़ी अरसा बाद एक यकसुई पैदा हुई है। तो इसको कैश करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। उसके बाद जो भी रिजल्ट आए तो वक्त पर उसमें मशवरा हो सकता है, पहले से कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। साहब याकूब साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी मोहम्मद मुनीर अजहर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, वदूद जमाल आपका शुक्रिया, आसिया नासर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। बात हम कर रहे थे तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से। मेरे चारों शुरका का ये कहना था कि जितनी यकसुई इस वक्त है पूरी कौम में, पॉलिटिकल लीडरशिप में, मजहबी हलकों की जो नुमाइंदा जमातें हैं उनमें और सिविल सोसाइटी में कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उससे पहले इतनी यकसुई शायद नहीं थी। और जिस तरीके से अब पॉलिटिकल क्वार्टर्स जो हैं वो एक्टिव हुए हैं मुज़ाकरात करने के हवाले से, इनका ये भी कहना था कि पहले कभी इस तरह से मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की गई। तो कॉम्प्रिहेंसिव एक एफर्ट है, लेकिन कुछ इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा भी करना होगा। रोज़ाना, मतलब ये कोई ऐसा बीज तो नहीं है रोज़ाना जाके देखेंगे कि क्या नतीजा निकला या नहीं। मेरा ख्याल है कि जब हम ये बात मान जाएंगे, दिल से इस पर कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं, तालिबान से मुज़ाकरात जो है वो वाहिद रास्ता है, इस वक्त तक इस बात पे कंसेंसस है, तो शायद हम उससे आगे की जो तस्वीर है उसमें काफ़ी उम्मीद वाली बातें भी देख पाएंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।